हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। फ़िलहाल आपकी आचार संहिता लग चुकी है। अब आचार संहिता में ना तो आपकी कोई नई वैकेंसीज़ आने वाली है, न ही आचार संहिता के अंदर आपका नया नोटिस देखने को मिलेगा। हाँ, रिज़ल्ट ज़रूर अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन वो भी आचार संहिता के बाद ही करेंगे, ठीक है। और दूसरा, आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है। कल परसों ही आपका राजस्थान बोर्ड से नोटिस जारी हुआ था कितनी सीटें खाली है। तो बहुत सारी सीटें खाली हैं टीचर्स की, तो जल्द ही उन पर विचार भी किया जाएगा। इसके अलावा उसमें एलडीसी भी था आपके, और प्रयोगशाला सहायक भी था उसमें आपका, ठीक है, लाइब्रेरियन भी था, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी लगभग 20,000 या 21,000 सीटें आपकी खाली पड़ी हैं। तो वैकेंसीज आने वाली हैं, इसलिए अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें, रूटीन बिल्कुल ना तोड़ें। भले रोज़ पढ़ो, आप 1 घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। कंटिन्यूटी आप में होगी तो आपकी जॉब स्थायी रूप से लगने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो आज का जो अपना पेपर रहेगा ये प्रयोगशाला सहायक का पेपर यानी लैब असिस्टेंट का पेपर है आपका, ठीक है। और ये भूगोल वाला जो आपका लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये सारी मेहनत जो है आपके लिए कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो देखो, माही परियोजना से जो लाभान्वित होने वाला जिला है, तो इसमें केवल एक ही जिला नज़र आ रहा है आपका, बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा, ठीक है, क्लियर है। माही परियोजना से जो लाभ मिलता है वो बांसवाड़ा को मिलता है। और इसमें क्या रेशियो रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात और राजस्थान के अंदर आपका 45-55 का रेशियो है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, ये जो नदी है इस नदी पर जो बांध बना हुआ, ठीक है, एक तो आपका कड़ाना बांध हो गया, एक आपका माही बजाज सागर बांध हो गया, एक आपका जो बांध हो गया कौन सा हो गया, कागदी पिकअप बांध, ठीक है। कागदी पिकअप बांध, कड़ाना बांध तो आपका गुजरात में पड़ता है, ये माही बजाज सागर और कागदी पिकअप वाला जो बांध है ये आपका दोनों ही राजस्थान के अंदर पड़ता है। सुफलाम सुजलाम परियोजना का जो संबंध है माही नदी से, माही नदी करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना कौन सी है, माही नदी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपकी आसानी से आपको दिख जाए, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं कौन सी आपकी रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, चना, जौ, बाजरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, बाजरा जो है ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। रबी की फसल की अगर मैं बात करूँ तो रबी की फसल जो बोई जाती है वो कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती है, ठीक है। और काटी कब जाती है? तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है, मार्च और अप्रैल के मध्य काट ली जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे बताता हूँ। रबी की फसल की मैं बात करूँ तो रबी की फसल में देखो, खाद्यान्न में एक तो गेहूँ और जौ आता है। देखो, एक तो गेहूँ और ये जौ, ये आपका रबी की फसल है। और दालों में बात कर लो तो चना, चना, मसूर, मटर। चना भी हो गया और मसूर भी हो गया और मटर भी हो गया, ये भी आपका रबी की फसल के अंदर है, ठीक है। तिलहन की बात कर लो तो याद रखना, देखो एक तो सरसों, सरसों भी रबी की फसल में शामिल है, ठीक है, सरसों। और एक आपका तारा मीरा। कौन सा मीरा? तारा मीरा। तारा मीरा के अलावा मैं बात करूँ तो एक आपका हो जाएगा सूरजमुखी, सूरजमुखी, तारा मीरा और सरसों, ये जो है आपकी रबी की फसल में शामिल है। दूसरा, मसाला की बात करूँ तो मेथी, धनिया और जीरा। मेथी, मेथी हो गया आपका, धनिया हो गया आपका और जीरा हो गया, ये भी आपका क्या है? रबी की फसल है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और व्यापारिक फसल में बात कर लो तो अफीम और इसबगोल, ये भी रबी की फसल है।
अफीम और इसबगोल। बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ये आपको मिलेगा नहीं, बहुत कम लोग सीधा ही बताते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया। खाद्यान्न में गेहूँ जो, दलहन में चना मसूर मटर, तिलहन में सरसों तारा मीरा सूरजमुखी, मसाले में मेथी धनिया जीरा, व्यापारिक फसलों में अफीम और इसबगोल। ये जो सब बताया मैंने, ये सारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ खरीफ की फसल के बारे में। देखो, खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है भाई? जून और जुलाई के मध्य बोई जाती है। क्लियर है। दूसरा, सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर और अक्टूबर के मध्य ये काट ली जाती है। ठीक है। इसमें जो आता बाजरा, चावल, मक्का और ज्वार। खाद्यान्न में ये चार चीज़ें शामिल है जो कि ये खरीफ की फसल है। एक तो बाजरा हो गया आपका, एक आपका चावल हो गया, और एक मैं बात करूँ तो आपका मक्का हो गया, और एक आपका ज्वार हो गया। कौन सा? ज्वार। क्लियर है। दूसरी में अगर उसमें बात कर लो किसमें, आपके दालों में, तो मूंग, मोठ और चौड़ा। मूंग, मोठ और चौड़ा ये भी आपके खरीफ की फसल में शामिल है। ठीक है। इसके अलावा तिलहन में बात कर लो तो तिल, सोयाबीन, अरंडी। तिल, सोयाबीन, अरंडी ये भी आपका खरीफ की फसल में शामिल है। और कपास, गन्ना और तंबाकू ये भी आपका किस में शामिल है? तो ये भी आपका खरीफ की फसल में शामिल है। ये तीनों ही व्यापारिक फसलें, कपास, गन्ना और तंबाकू। इन दोनों खरीफ और रबी की फसल के मध्य एक फसल होती है जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। उसे कहते हैं जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या था? खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, ये जो है आपकी ये जायद की फसल है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका सैवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सैवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है। और मैं बताऊँ आपको, देखो बहुत सारे अनुसंधान केंद्रों के बारे में बता देता हूँ। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। वापस से सुनना, केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तबीजी अजमेर। ठीक है। और एक आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर, जहाँ आपका ये बोर्ड है ना, कौन सा? RSSB बोर्ड, वहीं पर आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान में 3 आपके राष्ट्रीय कृषि फार्म भी है। ठीक है, एक तो आपका सूरतगढ़ में, एक जेतसर में, और तीसरा आपका जयपुर के अंदर है। तो ये जानकारी भी आपको बिल्कुल याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, ज़्यादा भैंस है आपके जयपुर के अंदर है। ठीक है। और सबसे कम भैंसों की बात कर लूँ ना मैं, तो जैसलमेर। ठीक है, सबसे ज़्यादा भैंसें आपकी कहाँ पाई जाती है? तो जयपुर में, और सबसे कम भैंसें आपकी जैसलमेर में पाई जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। देखो, आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन सी पशुधन रिपोर्ट चल रही है? तो 20वीं पशुधन रिपोर्ट चल रही है। कौन सी? 20वीं। क्लियर है? 20वीं पशुधन रिपोर्ट चल रही है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये पशुधन रिपोर्ट जो है ना, हर 5 साल में करवाई जाती है। कब करवाई जाती है? हर 5 साल के अंदर इनकी पशुगणना होती है। और 20वीं पशुगणना रिपोर्ट जो की गई थी वो 2017 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 2017 में। उसके बाद अभी 21वीं पशुगणना रिपोर्ट के आंकड़े आए भी नहीं है और करवाई भी नहीं गई, शायद इलेक्शन के बाद से स्टार्ट हो सकती है। तो इसके बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है कि 20वीं पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो कुल पशुधन है 5.68 करोड़। कितना है भाई? 5.68 करोड़। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि 19वीं पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार जो था 5.77 करोड़। कितना था? 5.77 करोड़। ठीक है, क्लियर है? ये आपको याद रखना। अब कमी कितनी आई? अगर 19वीं पशुगणना रिपोर्ट की तुलना में 20वीं पशुगणना की बात करें तो कुल कितनी कमी आई? 1.66% की कमी आ गई पशुधन में। क्लियर है?
बिल्कुल आपको याद रखना। और पशु संपदा की दृष्टि से अगर पूरे देश में मैं बात करूँ तो राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा आपका स्थान है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि राजस्थान में जो आपकी भैंसें है कुल कितनी है? तो आपके राजस्थान में जो कुल भैंसें है वो है 137 करोड़। कितनी है भाई? 137 करोड़, ठीक है। कुल अगर पिछली पशुगणना रिपोर्ट की तुलना करो तो भैंसों के अंदर कुल कितनी वृद्धि हुई? तो आपको याद रखना 5.53% की वृद्धि हुई भाई। कितनी वृद्धि हुई? 5.53% की वृद्धि हुई। और पूरे देश में भैंसों के मामले में राजस्थान का जो स्थान है ना, वो दूसरा स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर, ताल छापर। तो पिछोला भी आपकी मीठे पानी की, पुष्कर भी, आना सागर भी, लेकिन ताल छापर जो ये खारे पानी की है भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर आपके चूरू में पड़ती है, पुष्कर आपके अजमेर में पड़ती है, पिछोला आपके उदयपुर में पड़ती है, और आना सागर आपके वापस अजमेर के अंदर पड़ती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, और बहुत सारी मीठे पानी की झीलें भी है, तो वो भी आपको याद रखनी है। सवाल झीलों से जो बनता है वो इस प्रकार बनता है कि कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन से खारे पानी की है, इस झील का निर्माण किसने करवाया, इस झील का निर्माण कब हुआ, और ये झील कौन से ज़िले में स्थित है। तो इस प्रकार के आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो देख लेते हैं छठे का आपका जो सही आंसर होने वाला वो क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, यानी कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ऑप्शन नंबर डी साथ पूर्वी मैदान के अंदर आपका बाजरा बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदान है। इसे कहते हैं फोर्थ बी। क्या कहते हैं भाई? फोर्थ बी। अगर आपका हिंदी में नाम नहीं मिलेगा तो आपको ये कोडिंग मिलेगी फोर्थ बी। फोर्थ बी भी याद रखना, आर्द्र दक्षिणी मैदान भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नांकित में से कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो देखो, लीक भी है, मेंढा भी है, खंडेला भी है, ठीक है, लेकिन वाकल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीक नदी की मैं बात कर लूँ तो लीक नदी, देखो ये नदी आपको कोई नहीं बताएगा। लीक नदी जो है ना, ये आपके जैसलमेर के बनियाना की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, जो कि पोखरण तहसील में पड़ता है, ठीक है, बनियाना की तहसील से निकलती है। मेंढा नदी की बात कर लो तो मेंढा नदी आपके सांबर में गिरने वाली नदी होगी, ठीक है। और खंडेला नदी ये भी सांबर झील में गिरती है, ये आपके सांबर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। खंडेला नदी दोनों ही अपना पानी कहाँ ले जाती है? इस सांबर झील के अंदर ले जाती है। दोनों ही अंतःप्रवाही नदियाँ हैं। ली की भी अंतःप्रवाही, वाकल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती की किसकी सहायक नदी है? तो वाकल जो सहायक नदी है वो किसकी है आपकी? वो साबरमती की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो देखो, अच्छा सवाल आ ही गया, इसी का उत्तर इसी में छपा हुआ। तो पहले मैंने बता ही दिया आपको, चंबल तो बिल्कुल नहीं गिरती, आहू भी नहीं गिरती, बेड़च भी नहीं गिरती। तो मेंढा नदी जो है ये आपकी सांबर झील के अंदर गिरती है, ठीक है। रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, ये 4 नदी अपना पानी सांबर झील के अंदर लाती है, ठीक है। मेंढा जो कि सबसे ज़्यादा गाद की मात्रा जो लाती है ना, वो मेंढा नदी लाती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ो,
निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो जयपुर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बाणगंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। लेकिन वर्तमान में ये बाणगंगा नदी जो है कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो देखो, श्री गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक तो बीकानेर की लगती है आपकी, कौन सी? बीकानेर। बीकानेर के अलावा मैं बात करूँ तो फलोदी की भी लगती है, किसकी भी? फलोदी की भी लगती है। फलोदी के अलावा मैं बात करूँ तो अनूपगढ़ की भी लगती है। ठीक है, लेकिन इसकी सीमा फिक्स नहीं है, अभी तक सीमा तय नहीं हुई कि कितनी लगती है। अभी ऑफिशियल डाटा आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी देखो, एक तो आपकी जैसलमेर की फिक्स है 464। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा श्री गंगानगर की अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, और बाड़मेर की आपकी फिक्स है। बाड़मेर की कितनी लगती है? तो 228। ठीक है, बाकी इनकी जो है इनसे अलग ज़िले बने तो अभी तक ऑफिशियल आंकड़े नहीं है। जब ऑफिशियल आंकड़े आएंगे तब इसके बारे में आपको बता दूंगा। आगे बढ़े, 13वां क्वेश्चन आपके सामने। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ जिला सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है? तो शेरगढ़ सिरोही यही सुमेलित नहीं है आपका। ताल चापर चूरू में, रामसागर धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। शेरगढ़ जो पड़ता है ये 12 में पड़ता है भाई, सिरोही में नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगूचा और गुलाबपुरा जो है ऐसे आपका सीसा जस्ता निकलता रही है कि जो खाने का है आपकी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अबरक के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है? तो वो आपका भीलवाड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान में अबरक की ईंटें जो मिलेगी ना, एकमात्र जिला है आपका भीलवाड़ा जहाँ अबरक की ईंटें हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और अबरक जो होता है वो आपके भीलवाड़ा के अंदर होता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है और अवरोही क्रम में जमाना है। देखो बच्चे एक तो इस क्रम में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा क्रम। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर, और आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर। क्लियर, इसमें पूछा है अवरोही। अवरोही यानी बड़ी, बड़ी के बाद छोटी, छोटी के बाद फिर छोटी, फिर छोटी। तो इसमें देख लो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी शहर है। बस ये आंसर हो गया। शहर की ऊंचाई आपकी 1597 हो गई मीटर। देलवाड़ा की बात कर लो तो 1442 हो गई। कितनी हो गई भाई? 1442। और मैं बात कर लूँ तो देखो जरगा की मैं बात कर लेता हूँ तो जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। कितनी है? 1431 मीटर। अचलगढ़ की मैं बात कर लूँ तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1380 मीटर। तो ये सारी ऊंचाइयाँ मैंने बता दी। चोटियों की ऊंचाइयाँ ज़रूर याद कर लेना। चोटियों से आजकल का जो सवाल बनने का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो इनकी ऊंचाइयों को आरोही और अवरोही क्रम में सेट करने का चल रहा है। इसलिए अब आपको ऊंचाइयाँ भी याद करनी ही पड़ेगी। ऊंचाइयाँ याद करोगे तभी तो चोटियों को आप आरोही और अवरोही क्रम में सेट कर पाओगे, अन्यथा सेट नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो बनास, चंबल, लूनी, माही। देखो चंबल नदी तो एमपी से आती है, राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में चली जाती है। लूनी नदी राजस्थान से निकल के गुजरात में चली जाती है, कच्छ के रण। ठीक है, बनास नदी की मैं बात करूँ तो ये बनास नदी जो है ना, ये आपकी जो है पूरी राजस्थान के अंदर ही बहती है, फिर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखो दो अच्छे फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि देखो सवाल में देखना, एक तो सवाल है आपका राजस्थान में, दूसरा आपको पूछ ले राजस्थान की। देखो पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो आपकी चंबल हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो बनास होगा। अब देखो थोड़ा सा मैं और की का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा।
एग्जामिनर क्या करता है, आपको थोड़ा सा घुमाता है, जिसकी वजह से आपका आता हुआ सवाल गलत हो जाता है, और फिर जब फाइनल जब रिजल्ट आता है तो पता पड़ता है कि मैं 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया, कुछ 4 नंबर से रह गया। इसलिए छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स जो होती है ना, आपको पेपर में नहीं करनी चाहिए। इस वजह से क्या होता है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और अच्छे से देखना चाहिए, कि जिससे कि अपनी ये जो गलतियाँ होती है जानबूझ के वो गलतियाँ ना हो। तो इसका मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये तो बहुत आसान, आप सभी को पता है। रावत भाटा आपका कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा से संबंधित एक मंदिर भी है जो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। कौन से मंदिर आपके दिमाग में आ रहा होगा? नहीं आया? आ गया, बारडोली के मंदिर। कौन से मंदिर? बारडोली के मंदिर, जिनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। ये बारडोली के मंदिर भी पूछे जाते हैं, ये भी आपके रावत भाटा में ही पड़ते हैं। और ये रावत भाटा जो बांध है आपका, ये बना हुआ है चंबल नदी पे, ठीक है। भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है आपका रावत भाटा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, एरिडोसोल राजस्थान के देश जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 19वां क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कहाँ पाई जाती है? तो ये बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है एरिडोसोल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कहाँ पाई जाती है? शुष्क। जबकि एंटीसोल की बात कर लो तो वो अर्ध शुष्क में पाई जाती है, और एरिडोसोल से जो है वो शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा जब मक्का होगा वही लाल लोमी मृदा पाई जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा, उदयपुर में। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर आपकी लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल लोमी मृदा मक्का के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। किसके लिए भी? मक्का के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी है। और काली मृदा कपास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, आपको बताना। रेवरीना मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बना हुआ भी है। और राजस्थान के अंदर जो वैज्ञानिक मृदा का जो वर्गीकरण है, मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो इसमें क्वेश्चन और है, लेकिन आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट 2 लाके मैं इस पेपर को अच्छे से और इसकी व्याख्या के साथ हल कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।